बच्चों, हिंदी व्याकरण के द्वितीय अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप देने के लिए ध्वनि के कुछ सांकेतिक चिन्ह प्रदान किए गए। प्रत्येक ध्वनि को कुछ सांकेतिक चिन्ह प्रदान किए गए और इन्हीं सांकेतिक चिन्हों को वर्ण का नाम दिया गया। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण की लिपि देवनागरी लिपि है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो है जिनका प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनि कहीं भी बाधित नहीं होती, कहीं भी स्पर्श नहीं करती। जब हम इन स्वरों का प्रयोग करते हैं तो मुंह से निकलने वाली हवा सीधे बाहर निकल आती, कहीं भी मुंह में रुकावट पैदा नहीं होती। हमने दो प्रकार के स्वरों को पढ़ा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं, वो वर्ण हैं जिनका प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराती है। और इस आधार पे हमने तीन प्रकार के व्यंजन मुख्य रूप से पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और चौथा हमारा है आगत व्यंजन, जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में शामिल हुआ। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जिनका प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली हवा मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, मुंह में या जीभ जो है वो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। ऐसे ध्वनियाँ, ऐसे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आए। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत वे व्यंजन आए जो स्वर और व्यंजन के बीच के व्यंजन है, अर्थात मुंह से निकलने वाली हवा या जीभ हमारी मुंह के अंदर कहीं न कहीं स्पर्श तो करती है लेकिन आंशिक रूप से स्पर्श करती है। ये ऐसे व्यंजन हमारे स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी है और इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन है जिनको प्रयोग करते समय मुंह में ऊष्मा पैदा होती है, अर्थात ये रगड़कर बाहर निकलते हैं और इसलिए मुंह में ऊष्मा पैदा होती है, जैसे शा, शा, हा। इसके अलावा आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए, जैसे नुक्ता जिसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त का अर्थ है मिला हुआ। जब दो या दो से अधिक चीज़ें परस्पर मिलती हैं तो उन्हें संयुक्त होना कहते हैं। इसी प्रकार से अगर दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिल करके कोई तीसरा व्यंजन बनाते हैं तो ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। छ से छतरी आपने पढ़ा होगा। छ हमारा क और श के प्रयोग से बनता है। त्र हमारा ता और रा के प्रयोग से बनता है। ज्ञ ज और इया के मेल से बनता है। श्रा हमारा श और रा के मेल से बनता है। इस प्रकार से छ, त्र, ज्ञ और श्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की। गुच्छ अर्थात गुच्छा। गुच्छा यानी जिसमें कई सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई हो, बंधी हुई हो। तो हिंदी भाषा में कुछ व्यंजन गुच्छ भी प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन गुच्छ का अर्थ है ऐसे व्यंजन जो परस्पर दो या दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, वो तीसरा व्यंजन नहीं बनाते लेकिन उनका प्रयोग एक साथ मिल करके होता है। जैसे हम बात करते हैं पक्का। पक्का शब्द में क और का ये 2 व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। दोनों का के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, अतः ये क और का मेल हमारा व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। इसी तरह से उच्चारण में भी च और चा का मेल हुआ है।
तो च जो है हमारा वो उच्चारण का चच्चा जो है वो हमारा व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। स्थान में स आधा सा है और था है, यानी स और था के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, स और था का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो स्था शब्द हमारा वहाँ पर इस शब्द में स्था जो शब्दांश है वो हमारा व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। तो इसी तरह से और भी है, जैसे पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, स्वास्थ्य, इन सबों में व्यंजन गुच्छों का प्रयोग हुआ है। यानी जहाँ भी हम आधा व्यंजन लिखते हैं और उसके साथ फिर दूसरा जो व्यंजन प्रयुक्त हो वहाँ पर व्यंजन गुच्छ होता है। व्यंजन गुच्छ हमारा 3 प्रकार से व्यंजनों का संयोग होता है। सबसे पहला हमारा कहलाता है द्वित्व व्यंजन गुच्छ। द्वित्व व्यंजन गुच्छ क्या है? जब 2 समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं, किसी भी शब्द में, किसी भी पद में जब 2 समान व्यंजन यानी एक ही व्यंजन जब 2 बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर हमारा द्वित्व व्यंजन गुच्छ बनता है। जैसे प्रसन्न में न और ना का मेल हुआ है तो ना में हमारा द्वित्व व्यंजन गुच्छ है। इसी तरह से उद्देश्य में द और दा का मेल हुआ है, यहाँ पर हमारा द्वित्व व्यंजन गुच्छ है। कच्चा में च और चा का मेल हुआ है। बच्चा या पक्का में क और का मेल हुआ है। सम्मान में म और माँ का मेल हुआ। यहाँ पर चूँकि एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों के बीच में कोई किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, एक ही व्यंजन 2 बार मिल करके व्यंजन गुच्छ बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा द्वित्व व्यंजन गुच्छ। दूसरा हमारा है अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन गुच्छ। इसमें पहले हमारा अल्प प्राण अक्षर आता है, वर्ण आता है, और उसके तुरंत बाद महाप्राण वर्ण का प्रयोग होता है। यानी एक ही वर्ग का अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण एक साथ प्रयुक्त होता है। जैसे उद्धार में द हमारा दा वर्ग का अल्प प्राण वर्ण है और था द वर्ग का ही महाप्राण वर्ण है। तो उद्धार में द और धा का मेल अल्प प्राण और महाप्राण का मेल है। इसी तरह आच्छादन में च वर्ग का अल्प प्राण वर्ण है और च वर्ग का ही महाप्राण वर्ण है। तो यहाँ पर भी अल्प प्राण और महाप्राण संयुक्त हुए हैं। इस तरह से अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन गुच्छ बना है। इसी तरह से पत्थर में ता और था का मेल है। गट्ठर में ट और ठा का मेल है। मक्खन में क और ख का हमारा अल्प प्राण है और खा हमारा महाप्राण है। इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण भी परस्पर संयुक्त होकर के अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन गुच्छ बनाते हैं। तीसरा है जहाँ पर 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है और ये भिन्न व्यंजन गुच्छ बनाते हैं। जैसे अन्वेषण में ना और वा ये भिन्न व्यंजन गुच्छ है। भव्य में व और या का मेल भिन्न व्यंजन गुच्छ है। रक्त में क और ता का मेल भिन्न व्यंजन गुच्छ है। हस्ताक्षर में स और ता का मेल भिन्न व्यंजन गुच्छ है। शीर्षासन में र और शा का मेल भिन्न व्यंजन गुच्छ है। इस तरह से ये 3 प्रकार से व्यंजनों का मेल होता है। समान एक ही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, द्वितीय व्यंजन गुच्छ। एक ही वर्ग का अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हो रहा है, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन गुच्छ। और अलग अलग 2 अन्य व्यंजनों का मेल हो रहा है तो भिन्न व्यंजन गुच्छ। अब हम बात करते हैं बलाघात की। बलाघात क्या है? जब हम किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते हैं, उसे बोलते हैं, तो किसी एक विशेष वर्ण पर अधिक बल देते हैं ताकि अर्थ हमारी वाक्य का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो सके। तो जहाँ पर जिस वर्ण पर हम अधिक बल देते हैं, ये बल देने की क्रिया ही बलाघात कहलाती है। जैसे हम कहते हैं अरे भाई हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, यहाँ पर क्या हमने थोड़ा सा बल लगा करके बोला,
तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या शब्द पर बलाघात का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अगर कहते हैं अरे तुम्हें भी जाना है, यहाँ पर भी शब्द पर हमने बल दिया यानी बलाघात का प्रयोग किया। तो वाक्य में जब हम किसी शब्द विशेष या शब्दांश विशेष पर बल लगाते हैं तो बल लगाने की वो प्रक्रिया हमारी बलाघात कहलाती है। बलाघात दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द बलाघात और दूसरा वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात यानी जब हम किस शब्द के किसी एक अक्षर, किसी एक वर्ण विशेष पर जोड़ देते हैं तो वहाँ पर हमारा शब्द बलाघात होता है। जैसे मंदी शब्द में दा पर हमने बल दिया तो दी में बलाघात का प्रयोग हुआ, ये शब्द बलाघात हमारा हो गया। इसी तरह से तिरस्कार, तिरस्कार शब्द में हमने कार शब्द पर बल दिया तो यहाँ पर कार में शब्द बलाघात का प्रयोग हुआ। वाक्य बलाघात में जब वाक्य में जो विभिन्न शब्दों का प्रयोग होता है, जब हम किसी शब्द विशेष पर बल देते हैं तो वहाँ पर हमारा वाक्य बलाघात होता है। जैसे राजेश घर जा रहा है, यहाँ पर हमने घर पे बल दिया। घर एक पूरा शब्द है जो वाक्य के बीच में प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा वाक्य बलाघात। इस तरह से दूसरा उदाहरण हम लें, जैसे हमने कहा था कि वह स्कूल से ही भाग गया, यहाँ पर हमने ही पर बल दिया। ही हमारा वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ये हमारा हो जाएगा वाक्य बलाघात।